पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन, और अपवर्तन में हमने पढ़ा था अपवर्तनांक। क्या पढ़ा था? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको कहते हैं ये बता चुके थे। अपवर्तनांक में क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ठीक है, उसी अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे किसी से किया जाता है? n। ठीक है, अर्थात n इक्वल टू c/v। बात इतना ही। अब इसी फॉर्मूला से कुछ और पद हम निकालते हैं। ठीक है, जब इस v को यहां लाएंगे तो v इक्वल टू क्या होगा? c/n। अर्थात किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है वह उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसको निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। ठीक है, एक और आप लोग गणित में पढ़े होंगे, किसी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में, जब हर का मान बड़ा होता है तो फ्रैक्शन का मान घटते जाता है। ठीक है, तो सेम वही नियम यहां पर लगेगा। जब n का मान अर्थात अपवर्तनांक अधिक होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा। ठीक है, याद रखना है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा अनुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आप लोग जो सारणी देखे हैं उसमें आपने देखा कि सबसे कम जो अपवर्तनांक है वह वायु का है। कितना है? 1.0003, और सबसे ज्यादा है 2.42। ये किसका है? हीरा का है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होगा? वायु में, और सबसे कम किसमें होगा? हीरा में होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इस कारण से इसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दो, तीन चीज के बारे में आप लोग को पहले बता चुके हैं, कांच, जल और ये वायु। ये है ग्लास है, ठीक है, और ये है वाटर और ये एयर। ठीक, इसमें कणों के बीच खाली स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है, कण क्या होते हैं? पूरे एक दूसरे से सटा हुआ होता है। इसमें क्या होता है? कणों के बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बताओ इन तीनों में से जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक किसका होता है? ग्लास का, शीशा का होता है, कांच का होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? एयर का। अर्थात इन तीनों में प्रकाश का चाल सबसे अधिक एयर में, हवा में होगा, वायु में, और सबसे कम शीशा में। अब एक चीज और ध्यान दो, ठीक है, प्रकाश का चाल इसमें सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें जो कण है वह पूरा एक दूसरे से सटे हुए। ठीक है, इसमें जो कण है थोड़ा दूर दूर है, और इसमें कण और दूर दूर है। ठीक है, अब आप लोग मान लेते हैं कोई जंगल है, ठीक है, और जंगल में एक ऐसा जंगल जिसमें पेड़ जो है पूरा सटा हुआ लगा हुआ है। ठीक है, यानी काफी सटे हुए हैं, पूरा क्लोज लगा हुआ है। अब इस जंगल को क्या कहेंगे? बताओ, कैसा जंगल कहते हैं? सघन जंगल कहते हैं, पूरा घना जंगल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पूरा घना जंगल कहते हैं। अब कुछ दूर आगे चलते हैं तो पता चलता है कि अब जो दो पेड़ों के बीच का जो गैप था वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो अब वह जो जंगल होगा इसके तुलना में क्या हो जाएगा? कम घना। क्या हो जाएगा? कम घना। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं, जब किनारे निकल जाते हैं, जब जंगल से लगभग बाहर निकलने लगते हैं तो वहां पर क्या होता है? उसके बीच का जो दूरी वो और बढ़ जाता है। ठीक है, यानी पेड़ वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, कम होने के कई कारण हैं और उस पर चर्चा नहीं करना है। तो जब कम हो गया तो वहां पर क्या होगा बताओ? वह और ज्यादा विरल हो गया। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे कणों के बीच का दूरी बढ़ते जाएगा वह माध्यम सघन से किसमें बदलते जाता है? विरल में बदलते जाता है। ठीक है, अब बताओ, यदि शेर पीछा करने लगे हिरण का, ठीक है, तो हिरण सबसे ज्यादा स्पीड कहां दौड़ पाएगा? इसमें, इस जंगल में, इस जंगल में, इस जंगल में सबसे स्पीड इसमें दौड़ पाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत कम स्पीड होगा। क्यों? यानी खाली स्थान बहुत ही कम है, बार बार इसको अपना दिशा बदलना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा? सीधे दौड़ते जाए। इस आधार से तीनों में से सबसे स्पीड प्रकाश का चाल किसमें होता है? एयर में। ठीक है, कोई भी माध्यम
एक दूसरे की अपेक्षा जब दो माध्यमों का तुलना करते हैं तो उसमें जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह दूसरे के तुलना में सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह कैसा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम। इस प्रकार से सारणी में देख सकते हैं कि तीनों हवा, जल और कांच, हवा का अपवर्तनांक देखो किताब में कितना है? 1.003। पानी का कितना है? 1.33। ठीक है, नहीं कितना है? 1.5 है। कितना है पानी का? 1.33। कितना है इसका अपवर्तनांक? 1.33 है। और शीशा का अपवर्तनांक कितना? 1.5। आप देख रहे हैं इसका अपवर्तनांक सबसे कम, इसका अपवर्तनांक इससे अधिक है, इसका अपवर्तनांक इससे भी अधिक है। अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह माध्यम को क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो प्रकाश का स्पीड अधिक किसमें होगा? सघन माध्यम में कि विरल माध्यम में? विरल माध्यम, अर्थात इसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। अब आगे ध्यान देंगे। अब यहां पर एक्चुअली आपको पता चला कि जैसे ही माध्यम परिवर्तन होगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाएगा, और जब अपवर्तनांक बदलेगा तो प्रकाश का जो चाल है, वेलोसिटी है, वो भी बदल जाएगा। ठीक है, और जैसे वेलोसिटी बदलेगा उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक क्रियाकलाप से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो माध्यम नजर आ रहा होगा। ऊपर में क्या है? एक यहाँ पर देख सकते हैं कांच का स्लैब लगा हुआ है। क्या पड़ रहा है? लाइट ऑफ करो सर, लाइट ऑफ करो। चलो रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्या यहाँ पर एक वहां रहने दो, वहां पर कांच का स्लैब है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर भी हवा है और नीचे भी हवा है। ठीक है, आप बताओ इसमें से हवा और कांच दोनों में से कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है? हवा विरल माध्यम है। ठीक है, और ये जो कांच है ये सघन माध्यम है। इस कांच का अपवर्तनांक हवा से, कांच का अपवर्तनांक हवा से ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, अब ध्यान से सभी को देखेंगे इसमें प्रकाश का किरण क्या होगा। ठीक है, क्या हुआ? क्या प्रकाश का किरण सीधा जा रहा है क्या? यहां पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे आ रहा है, और यहां आने के बाद क्या सीधा आगे गया? नहीं, बल्कि यहां पर इसका डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ बताओ? क्योंकि यहां पर माध्यम परिवर्तन हो रहा है। यहां पर विरल माध्यम है, विरल से जब विरल से सघन में गया तो यह इसका दिशा एक बार बदला, यानी यहां पर एक बार अपवर्तन हुआ, यहां पर एक बार पुनः। अब शीशा के अंदर, कांच के अंदर से फिर से प्रकाश किसमें आ रहा है? विरल माध्यम में, हवा में। तो यहाँ पर फिर से अपवर्तन हुआ, अर्थात यहाँ पर इस प्रकाश का कितना बार अपवर्तन हो रहा है? 2 बार। कितना बार अपवर्तन हो रहा है? 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर। पता चल रहा है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे? पूछो पूछो। हाँ क्या बता रहे आगे? ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? इसको क्या कहेंगे? इस सतह के लिए, इस सरफेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। इस सरफेस के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब जैसे ये प्रकाश इधर सीधे आगे जाता और यहां पर निकलता है कि नहीं?
लेकिन ये यहाँ निकल रहा है क्या? तो जैसे ग्लास को हटाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इधर देखते हैं सीधा जा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो बार अपवर्तन, पहली बार ध्यान देंगे इस जब विरल माध्यम से किस में जा रहा था, सघन माध्यम में, तो ये प्रकाश की किरण जिसका रास्ता ये था सीधा इधर, इधर न जाकर के इधर मुड़ गया। किधर मुड़ गया? अभिलंब की ओर। ये जैसे अभिलंब था, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गया, जो गया। कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तब। पुनः अब यहां से ध्यान देंगे इस सरफेस के लिए, ये सघन माध्यम है और ये, अब ये है आपतित किरण इस सरफेस के लिए, ये क्या हो गया, और इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे इसका रास्ता था ये, इस रास्ते में आ रहा था कि नहीं, लेकिन इस कांच के कारण ये इधर मुड़ गया, ठीक है। तो बताओ अब क्या हो गया, अभिलंब से दूर चला है। तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब सघन से विरल की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर रहता है, ठीक है। अब एक की ओर आप गौर करेंगे, अब यदि ये कांच का स्लैब नहीं रहता, ये प्रकाश की किरण सीधे इस दिशा में जाता है, ठीक, लेकिन इसके कारण ये इधर होते जा रहा है, अर्थात इसको कहते हैं आपतित किरण का दिशा, क्या कहेंगे इसको, और इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा जान दोस्तों, देखो हो गया। अब देखो अब क्या आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण का दिशा, किरण निकल नहीं रहा है, तो यदि ये नहीं रहता तो यहीं आता कि नहीं आता, ठीक है। इसको आपतित किरण का दिशा कहते हैं, और इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण? निर्गत किरण। निर्गत का मतलब निकला हुआ, ठीक है। अब दोनों के बीच में गैप है कि नहीं है, यानी प्रकाश का किरण इधर जा रहा था, लेकिन इस कांच के स्लैब के कारण, तिल्ली के कारण यह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इसके बीच का ये जो गैप है, इसी गैप को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसको कहेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसी गैप को, इसी दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इससे पता चला कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब, और सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, ठीक है। और दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब एक की और ध्यान देंगे, जैसे इस कारण क्या होता है, जैसे हमें प्रकाश किरण यहां दिखाई पड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं, और जब हम यहां से देखेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा कि प्रकाश किरण कहां से आ रहा है? यहां से। कैसा लगेगा? यहां से आ रहा है, ठीक है। अर्थात यह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा हट के प्रतीत होगा, हटा हुआ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे शीशा के इधर से जब देखेंगे कोई वस्तु यहां नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये यहां पर नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा सा बगल में है, ठीक है। और ये किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। कितना बार अपवर्तन हो रहा है? यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, और इस कारण से कोई भी जब कांच के स्लैब की दूसरी ओर जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित दिखाई पड़ता है, बगल में दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन कांच का खिड़की यदि है तो उसमें यह हमें महसूस नहीं होता है, ये महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं महसूस होता है? ध्यान देंगे, इसका मोटाई देखो इतना है, इस कारण से कितना गैप हुआ?
थोड़ा सा, बहुत मुश्किल से 1 इंच। ठीक है, ये मोटाई लगभग 2 इंच है, इस कारण से दोनों में अंतर कितना हुआ, लगभग 1 इंच का। अब कांच का जो शीशा रहता है उसका मोटाई कितना, बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उसमें भी विस्थापन होता है लेकिन बहुत ही कम, और इस कारण वह अंतर हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये जो विस्थापन है यह किस पर निर्भर करेगा, 2 बातों पर। पहला आपतन कोण पर, पहला किस पर निर्भर करेगा, आपतन कोण पर, और दूसरा इस स्लैब का मोटाई पर। ठीक है, दूसरा किस पर, स्लैब का मोटाई पर। सब में होता है लेकिन शीशा का मोटाई जितना ज्यादा होगा ये पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होता है, मोटाई कम होगा तो विस्थापन भी कम होगा। तो गाड़ी का शीशा भी कितना मोटा होता है, बहुत ज्यादा मोटा, थोड़ा बहुत अंतर होता है जरूर। ठीक है, हेलमेट में आपको पता चलेगा। ठीक है, जहां दिख रहा है वहां पर वो वास्तव में होता नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो इस घटना को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और इसी घटना के कारण हमें कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा साइड में विस्थापित बगल में प्रतीत होता है, वास्तव में वहां होता नहीं। ठीक है।